आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बढ़िया हैं और सेशन लगाने के लिए तैयार हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। देखिए, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको दे देता हूँ। इस कोर्स के अंदर जो बाकी क्लासेस होनी है, आपने नोटिस करा होगा, मैंने ऐड करा दी है। आप अगर देखेंगे तो इस हफ्ते में 3 क्लासेस हैं, आज कल परसों। इसके बाद अगले वीक में भी हमारी क्लास होगी, अगले से अगले वीक में शायद, आप एक बार देख लेना। और मैंने क्या करा है, कई दिन पे 2-2 क्लासेस रखवाई हैं। जैसे शाम को जिस दिन मैं स्पेशल नहीं लूँगा, उस दिन मैं 7 से 9 और 10 से 12 इस तरीके 2-2 क्लासेस लूँगा, जिससे कि बायो का सिलेबस आपका पीछे ना रहे, ठीक है? इस महीने में जो 3 प्लस क्लासेस मैं लूँगा, तीनों की तीनों बायो की है, आज, कल, परसों। इसके अलावा एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी, अगर आप प्लानर को देखते हैं, तो उसमें एक कोर्स आपको केमिस्ट्री का अलग से दिख रहा होगा, एक कोर्स आपको साइंस का दिख रहा होगा। यानी साइंस के कोर्स में, जिसमें बायो के बाद केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स है, इसी के पैरेलल आपको साइंस का एक कोर्स दिख रहा होगा। ऐसा मैंने इसलिए करा है क्योंकि काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि केमिस्ट्री कहाँ से करें, केमिस्ट्री कब होगी, ये वो करके, है ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस कोर्स को स्पेसिफिकली बायो का कोर्स कर रहा हूँ, ठीक है? अब ये चेंज नहीं करा है मैंने, इस कोर्स को बायोलॉजी का करके केमिस्ट्री का फ्रेश कोर्स अलग से एक लिंक पे क्रिएट करा दिया और फिजिक्स का एक ऐसे ही सेपरेट कोर्स क्रिएट कर दूँगा। समझ पा रहे हैं बात को? डाउट्स स्वामी का प्लीज़ क्वेश्चन टैब में भेजिए, जाने से पहले आपका डाउट मैं देखूँगा, ठीक है? सेशंस में वॉइस बहुत क्लियर आई हुई है, लेकिन न्यू सेशन वॉइस कम आती है। देखिए वामिका, मैं अभी आपको हाथों हाथ एड्रेस कर देता हूँ। मेरी तरफ से जो बेटा सेटअप है, वो 100% सेम है, एग्जैक्ट है। मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा है। आप एक बार चेक करिए, कुछ कनेक्शन या अदरवाइज कोई इशू तो नहीं है, बिकॉज इधर से सब चीज़ें 100% सेम है, ठीक है? इधर से कोई भी चेंज नहीं है। क्या आपको ये डाउट क्लियर हो गया? बाद में मुझे बीच क्लास के जो है क्लियर नहीं करना है। जो साइंस का कोर्स था, उसमें बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों थी। अब मैं बायो का इस कोर्स के साथ केमिस्ट्री का अलग से, फिजिक्स का अलग से ले आऊंगा। आपके लिए इट इज़ नॉट एट ऑल कंसर्न, बिकॉज आपको सिंपली क्लास लगानी है, तैयारी करनी है। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे अभी आपको केमिस्ट्री की क्लासेस शो हो रही है ना, तो मैंने केमिस्ट्री का एक अलग से कोर्स लाइव करा के अब मैं इसमें से इसे हटवा दूंगा। समझ पा रहे हैं? इसी तरीके फिजिक्स का कोर्स ला के इसे भी हटवा दूंगा। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया। चलो शुरू करें कहानी। अब आप तैयार हैं? अब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा फोकस, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आज मैं आपको काफ़ी कुछ पढ़ा दूँ। चलो, इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन का फ़र्क आपको बता देता हूँ। उसकी लास्ट लाइन बेटा ऐसे याद तो नहीं मैंने क्या लिखवाया होगा, बिकॉज़ सब स्पॉन्टेनियस चलता है। इन्हेलेशन मतलब साँस अंदर लेना, एक्सहेलेशन मतलब साँस बाहर छोड़ना। लास्ट में जनरली ऐसा लिखा होगा, एयर मूव्स इन द लंग्स, एयर एग्जिट्स द लंग्स, ऐसा कुछ लिखा होगा, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है? चलो, अब शुरू करते हैं कहानी। लास्ट क्लास की आखिरी बात होगी ट्रैकिया। मैं जनरली हर क्लास से 5 मिनट पहले ना पिछली क्लास खोल के देखता हूँ और उस क्लास की आखिरी बात पे मैंने लैरिंग्स लिखा हुआ है। अभी मैंने देखिए 5 मिनट पहले चेक करा, लैरिंग्स वाला पेज है और उसके बाद मैंने ट्रैकिया लिख के कहा है कि भाई ट्रैकिया पढ़ेंगे अगली क्लास में। फेयर एनफ, ऐसा ही है ना? तो वहीं से एग्जैक्ट वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ट्रैकिया। दोस्तों सबसे पहले हमें समझना होगा ये ट्रैकिया कहाँ पर है। ये ट्रैकिया आपको यहाँ देखने को मिलता है गले में, लैरिंग्स के बाद, ठीक है? सपना बेटा कैसे सवाल कर रहे हो? आपने प्लानर नहीं देखा क्या? क्या ये बायो की आखिरी क्लास है प्लानर में? आप लोग डांट खाने वाले काम करते हो। पहले आप देखिए कोर्स को, बताइए क्या कर रहे हैं आप? आप प्लानर देख के आइए, है ना? ऐसा काम मत करिए कि मुझे मजबूरन दूसरे मोड में जाना पड़े। चलो, ट्रैकिया जो आपका है, इसको देसी भाषा में विंड पाइप कहते हैं, क्योंकि हम एसएससी का एग्जाम देते हैं तो एसएससी सीधा पूछता है कि विंड पाइप क्या होता है। याद है आपको? एक और चीज भी ऐसी होती है, फूड पाइप। तो कंफ्यूज मत होना, फूड पाइप अलग होता है जिसे आप ईसोफेगस बोलते हैं। कुछ लोग ओ लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं, इट डज नॉट मैटर। ये फूड पाइप होता है ईसोफेगस, विंड पाइप ट्रैकिया होता है, ध्यान रखना। इसकी जो लेंथ है वो करीब करीब इतनी होती है, एक स्केल के जितनी आप मान सकते हैं। लेंथ इज अराउंड 12.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, छोटे बच्चे का ट्रैकिया छोटा होगा, बड़े इंसान का बड़ा होगा, खली भाई का अलग होगा और मान लेते हैं कोई छोटा हाइट का है उसका अलग होगा। तो ये तो रफ आइडिया है, आपको 12 से 15 जो ऑप्शन दे दिखे टिक कर सकते हैं, ठीक है? इसका काम क्या होता है? इट इज द कनेक्शन बिटवीन माउथ एंड लंग्स। थोड़ा सा जल्दी जल्दी नोट्स बनाएंगे आप। माउथ एंड लंग्स। कितनी क्लास छूटी है हितेश? गुड इवनिंग। 4 क्लासेस छूटी हैं, बताइए क्या कर रहे हैं आप? ऐसे कैसे हमारे सिलेक्ट, बताओ हितेश। गलती है आपकी, आप इस क्लास को और स्किप करिए। वही है ना, देखिए कितना स्किप करेंगे, तो कंटिन्यूस टॉपिक्स हैं। आप ये वही है कि आप पहले वो 4 क्लासेस करिए, इस महीने में वो 4 क्लास और ये 3 क्लास आपको कंप्लीट करनी है। आप अगले महीने की स्टार्टिंग में मुझे लाइव मिले। यस शुभराज, चाहें तो आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत ही समझ आता है, बट मैं कहूँगा एक फ्लो में पढ़ो, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
फंक्शन इसका है कनेक्शन बिटवीन माउथ एंड लंग्स, ठीक है, यानी हमारे फेफड़ों और जो हमारा मुंह है इसके बीच में जो है कनेक्शन बनाता है। स्वीटी बेटा लिखूंगा इंग्लिश में जैसा कि पहली क्लास से कर रहा हूँ, समझाऊंगा हिंदी में। डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकाई, टू ब्रोंकाई। हम एक को ब्रोंकस कहते हैं, सिंगुलर शब्द होगा तो वो ब्रोंकस होता है, और प्लूरल होगा तो उसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं। जैसे ओवा, ओवम, फॉर्मूला, फॉर्मूले। तो कहीं आपको ब्रोंकस दिख जाए तो भी एक ही बात है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल है, तो मैं इसे टू ब्रोंकाई कहूंगा। एक होगा लेफ्ट ब्रोंकस, अब क्योंकि सिंगल बात है तो ब्रोंकस लिखूंगा। एक जो है होगा राइट ब्रोंकस। थोड़ा सा ये डेटा कराने के बाद आपको फोटो दिखाऊंगा। यस सैंफर्ड, जनरली यस, बट ईसोफेगस थोड़ी बड़ी होती है क्योंकि पेट फेफड़ों के नीचे होता है। नोट करिए, फिर मैं अगले पेज पे चलूं। चलिए अब बात कर लेते हैं लंग्स की। थोड़ा थोड़ा शायद आप समझ पा रहे होंगे, मैं ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको माउथ वाले पोर्शन को पढ़ाया, नाक वाले को पढ़ाया, फिर गले गले में वॉइस बॉक्स पढ़ाया, फिर ट्रैकिया पढ़ाया, फिर ब्रोंकस पढ़ाया। अब मैं लंग्स पढ़ाऊंगा और यहाँ पर हम इसे खत्म कर देंगे। लंग्स हमारे पास होते हैं दो, ठीक है, और इसका जो फंक्शन है वो होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। यानी देसी भाषा में बोलूं तो इसका मतलब है ऑक्सीजन को शरीर को देना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकालना। ब्रैकेट में बस ये लिखा है कि ब्रोंकस एक सिंगुलर शब्द है, यानी एक वचन है, और जो ब्रोंका है वो बहुवचन है, दोनों एक ही बात है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है, और इसका जो कलर होता है ना दोस्तों, वो इन्फेंट जो नवजात शिशु होता है उसका होता है पिंक कलर का, ऑरेंजिश पिंक। लेकिन समय के साथ साथ ओल्ड एज में ये जो है हो जाता है ग्रेइश ब्लैक, ठीक है। इसका जो वजन होता है, वेट, वो होता है 1.3 kg के आसपास, 1300 ग्राम, 1200 ग्राम, जो दिखे ठीक है, चल जाएगा। और इसकी बेसिक यूनिट जो है, यानी इसके अंदर क्या होता है जिसकी वजह से ये काम करते हैं, वो है एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई क्या होते हैं आपको बता दूंगा। ये आप समझ पा रहे हैं ना, फेफड़े के काले नहीं होंगे। कोई देहरादून में रहता है तो उसके फेफड़े बड़े साफ होंगे, कोई दिल्ली में रहता है तो उसके फेफड़े बड़े गंदे होंगे। जो बात साफ है, इसमें बुरा बुरा मानने की कोई बात नहीं है, फैक्ट्स है, बस अपने को पता होने चाहिए। जो स्मोकिंग करता है उसके फेफड़े ज्यादा गंदे होंगे, जो स्मोकिंग नहीं करता उसके फेफड़े जो है थोड़े से उससे साफ होंगे। कोई ऐसा है जो माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़ा है, उसके फेफड़े गंदे होंगे। कोई ऐसा है जो मान लेते हैं टीचिंग जॉब से जुड़ा है, जिसमें ऐसा कुछ काम नहीं है, बस एसी में बैठे रहना है ना, ऐसे ही आसान लगता है सबको काम, एसी में बैठे रहना है, साफ सुथरी हवा है, तो वो उसके फेफड़े थोड़े से अच्छे होंगे, ठीक है। बेसिक यूनिट का क्या काम है, देखिए होता क्या है, ये एल्वियोलाई अभी आपको समझाता हूँ। हमारा दिमाग जो काम करता है, वो दिमाग के अंदर छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं ना, जिनके चक्कर में काम करता है, जिन पार्टिकल्स को हम न्यूरॉन्स कहते हैं, नर्व सेल कहते हैं। यानी अगर मैं दिमाग में से नर्व सेल को हटा दूं तो दिमाग यूजलेस है। इसी तरीके फेफड़ों के अंदर जो मेन ऑक्सीजन ये प्यूरिफिकेशन वाला काम करता है, ये करता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? अब होगा क्या कि यहाँ से लंग्स से ऑक्सीजन जो है पहुंच जाएगी कहाँ पे, हमारे सेल के पास। ये थोड़ा थोड़ा आपको याद है ना, अब ये मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था तो वहां पे मैंने डिस्कस करा था। डायग्राम दिखाऊंगा, चिंता मत करो, कि भाई लंग्स ऑक्सीजन देते हैं तो अब इसके बाद वही सेम साइकिल अपनी जो है चालू हो जाएगी, ठीक है। रुकिए जरा, मैं एक दो फोटोज आपको दिखा रहा हूँ, अब सही समय है फोटो शेयर करने का, रुकिए प्लीज। आप प्लीज सेशन में बन रहे हैं। दोस्तों फोटो अपलोड होने में, फाइल अपलोड होने में थोड़ा सा इशू आ रहा है, मैं 10 मिनट के बाद ट्राई करूंगा, तब मैं आपको फोटोज दिखा दूंगा। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत ही अलग दुनिया का हो, तो बिना फोटो के भी आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा। बट स्टिल मेरे पास पूरी फाइल है, मैं हर बार दिखाता हूँ, इस बार भी दिखाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए हम इससे अगला स्टेप पढ़ते हैं, जो कि है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यानी ऑक्सीजन जो है वो सेल तक पहुंच चुकी है, अब आगे क्या, समझ पा रहे हैं ना। यानी अभी तक तो हमने ब्रीद करा है और ऑक्सीजन हमारे सेल तक पहुंच चुकी है। अब क्या होगा, सेल के अंदर जाके ऐसा क्या होगा कि हमारा जीवन जो है वो संभव है। यानी अगर ऑक्सीजन मिल रही है तो उसका हो क्या रहा है अल्टीमेटली, ध्यान रखेंगे। सेल के लेवल पे 3 प्रोसेसेस होते हैं, 3 प्रोसेसेस, 3 प्रोसेसेस होते हैं। वो तीनों प्रोसेसेस आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ा सा तो जाऊंगा। सबसे पहला है
ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरे नंबर पे है क्रेब्स साइकिल, और तीसरे नंबर पे है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ये 3 प्रोसेस होते हैं हमारे सेल के अंदर। इनमें क्या होता है मैं आपको भी समझाऊंगा। नई लंग्स के बाद आप नई हेडिंग लिखिए सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इसलिए मैंने हैश बना दिया आपके लिए। आप अगले पेज से या थोड़ा सा एक लाइन लगा के लिखिए, अगला पेज तो नहीं, एक लाइन लगा के बस आप लिख सकते हैं। जय सिया राम जी। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके इसे पढ़ाऊंगा। जितने आप एक क्लास में भरते हैं शिवानी बेटा, उससे डबल, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं है आपकी राइटिंग कैसी है, कॉपी कैसी है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक क्लास में ऑन एन एवरेज कितने पेज आप भरते हैं। चलो, अब मैं आपको एक एक करके इसे समझाता हूँ। थोड़ा सा डेप्थ में जाऊंगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा जाऊंगा, ज़्यादा नहीं। जितना जाऊंगा मैं वहीं पे सीमित हो जाऊंगा, उससे आगे नहीं बताऊंगा। उससे आगे पढ़ना हो तो आराम से इंटरनेट खुला है आपके लिए। मैं ऑलरेडी इसे मैक्सिमम लेवल पे लेके जाऊंगा। ठीक है, देखो होता क्या है। हमारी बॉडी में एक चीज़ होती है, पहले आप हेडिंग डाल लो ग्लाइकोलाइसिस। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पहला प्रोसेस पढ़ा रहा हूँ, ग्लाइकोलाइसिस। हमें पता है हमारे शरीर के अंदर हमने जो खाया था, जैसे अभी मैंने क्लास से पहले क्या करा है, मैंने पी है चाय, उसके अलावा मैंने खाया है आलू मटर पनीर, तो वो मेरे शरीर के अंदर गया। अब उसमें से क्या निकला काम का, ग्लूकोज और भी काफ़ी चीज़ें। ठीक है जी। तो ग्लूकोज जो है, मुझे पर्सनली आलू मटर ठीक ही ठीक लगता है, तो मैं उसमें थोड़े से पनीर कह देता हूँ, भाई पनीर मिल जाएंगे तो और अच्छा है। तो 50-100 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा लगता है कि भाई रॉयल है जिंदगी, है ना। पनीर की वैल्यू आपको पता ही है कितनी ज़्यादा है आजकल। खैर, तो ग्लूकोज जो है आपको पता है, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो C6H12O6 जो है, आपको पता है इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों पाए जाते हैं। इसी वजह से ये कार्बोहाइड्रेट है ना। इसी तरीके हो सकता है कि मैंने शुगर खाया हो, अभी जैसे मैंने आपको बताया मैंने चाय पी, तो शुगर के अंदर आपको पता है शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये नोट कर लेना आपके पास। और भी थोड़ा सा हम डिटेल में चलेंगे जब हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर भी देखोगे CHO तीनों पाए जाते हैं, तो ये भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट हो गया। मतलब मुद्दे की बात यह है कि मैं कुछ भी खाऊंगा ना, तो वो मेरे शरीर के अंदर क्या होगा, घूमेगा ग्लूकोज के रूप में या शुगर के रूप में। आपने सुना होगा कि हमें कहते हैं छोटी छोटी मील्स लेनी चाहिए। ऐसा इस वजह से कहते हैं क्योंकि अचानक ही हम जब बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल एकदम बढ़ जाता है। हमारे शरीर में मान लेते हैं ग्लूकोज का लेवल ऐसे बढ़ना चाहिए, बढ़ने के बाद इंसुलिन आएगा, याद है ना, पैनक्रियास से, फिर उसके बाद वो ग्लूकोज के लेवल को डाउन कर देगा। थोड़ा थोड़ा आप आई होप समझ पा रहे हैं। फिर उसी लेवल पे मेंटेन रहेगा, मेंटेन रहेगा, मेंटेन रहेगा, फिर हम कुछ और खाएंगे तो बढ़ जाएगा, फिर डाउन आ जाएगा। अब हम क्या गलती करते हैं ना, बहुत सारा खा लेते हैं। बहुत सारा खाने से हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल एकदम राइज करता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पैनक्रियास को ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है, क्योंकि उसे पता है इतना खाएगा तो मर जाएगा। और उसे तो अपनी फ़िक्र है, अब उसे पता है मैं जीऊँगा, मेरे जीने के लिए इसका जीना ज़रूरी है, तो वो क्या करता है कि ज़्यादा इंसुलिन बनाता है। और ज़्यादा इंसुलिन बनाने के चक्कर में पैनक्रियास धीरे-धीरे सूजने लगता है, वो खराब होने लगता है। इसी वजह से आपने सुना होगा कि अच्छी डाइट मेंटेन करनी है तो धीरे-धीरे छोटा-छोटा मील्स लीजिए, वॉक पे जाइए, जिससे कि आपकी बॉडी को समय मिल पाए इंसुलिन बनाने का। थोड़ा-सा मैंने आपको टॉपिक से डाइवर्ट होके एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, आई होप आपके समझ में आ गई होगी। एक ग्राफ वगैरह कुछ बनाने की नीड नहीं है। अब देखिए पेपर ओरिएंटेड कुछ बातें। ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन साइटोसोल, ये नाम मैं चाहूंगा आप याद कर लें, साइटोसोल ऑफ द सेल। साइटोसोल में होता है सेल की, याद कर लेना। ठीक है जी। और डाउट्स क्वेश्चन टैब में भेजिए। अब C6H12O6 जो है ना, आपको पता है कि इसके अंदर ये है एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल। 6 कार्बन मॉलिक्यूल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर भैया 6 कार्बन पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या होगा, जब ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में क्या होता है ना, इसके 2 हिस्से कर दिए जाते हैं। जैसे C6H12O6 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये बन जाएगा C3H3O3 और C3H3O3। मैं जानता हूँ आपके मन में क्या चल रहा है, H6 बनना चाहिए, नहीं, रुको, लैक्टिक एसिड नहीं है, इसे बोलते हैं पायरूवेट। सुना होगा कहीं ना कहीं, मॉक्स में जरूर ये शब्द देखा होगा, यही पायरूवेट। एक्चुअली इसके ऊपर माइनस का चार्ज भी होता है, बट इतना गंदा कौन ही खेलेगा एसएससी में, फिर भी बना देता हूँ पायरूवेट। यानी एक ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरूवेट के मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। ये अगले 10 मिनट थोड़े भारी होंगे, ध्यान से सुनो। ठीक है, बात को आप समझ पा रहे हैं। यानी एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल 2 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर टूट जाता है। अब जो हाइड्रोजन है वो कहीं और गई है, कुछ काम करने गई है वो। ठीक है, और इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, 2 एटीपी एनर्जी बनती है। ये एटीपी क्या है अभी समझा दूंगा। ठीक है, एक्चुअल में जो बनती है ना, एक्चुअल में वो बनती है 4 एटीपी।
लेकिन यूज भी तो होगी, क्योंकि प्रोसेस हो रहा है तो कोई एनर्जी यूज भी होगी, 2 यूज हो जाती है, तो जो नेट बचती है वो बचती है 2 एटीपी। थोड़ा डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कई बार अजीबोगरीब ऑप्शन देके उसमें 2 दे ही ना, जैसे 4, 8, 16, 32 दे दे, तो आपके पास थोड़ा सा डेटा होना चाहिए। ओ हो प्रिंस, कोई बात नहीं बेटा, अभी के लिए मेहनत करते रहो। 2023 दुखी होने के लिए नहीं। बाकी डाउट्स, आपका कुछ भी कंसर्न हो आप क्वेश्चन टैब में भेजिएगा, एंड में बात करूंगा। ये नहीं आया, मैं बैठा हूँ, देखो मेरी बात सुनो, लिखते रहो। क्लास तब एंड होगी जब 100% समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं पूरा पोर्शन रिपीट करूंगा, जैसे दिशा ने भी थोड़ी देर पहले लिखा था, तो पिछले पेज का ग्राफ छोड़ के बताओ, मैंने पढ़ा था कॉमेंट। सही समय आने पे पूरा रिपीट करूंगा, चिंता मत करो। अभी ना एक फ्लो में पहले पूरा पढ़ लो, ठीक है। टॉपिक से डाइवर्ट ना हो कृपया। एटीपी क्या होता है अगले पेज पे बताता हूँ। प्रगति आज की क्लास टफ है, ठीक है, फोकस ज्यादा लगेगा, क्लास जब खत्म होगी उससे पहले समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एटीपी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एटीपी, जब हम कोई काम करते हैं तो हम उसे कैसे नापते हैं कि आज तो मैंने 4 घंटे पढ़ाई करी, आज मैंने 8 घंटे पढ़ाई करी। लेकिन अगर मैं बात करूँ, मान लेते हैं किसी ऑफिस गोइंग पर्सन की, तो कहेगा अरे आज तो जो है मैंने 8 घंटे की ड्यूटी करी। कोई फैक्ट्री के अंदर वर्कर है तो कहेगा आज तो मैंने जो 1000 चम्मच बनाए। कोई ऐसा है जो मैनेजर है या एचआर है या सेल्स पर्सन है, वो कहेगा जी आज तो मैंने 2 फ़िल्टर बेचे, कल मैंने 3 फ़िल्टर बेचे थे। कोई ऐसा है मैकेनिक, वो कहेगा जी मैं तो 12 स्कूटी की सर्विस कर दी, कल मैं 15 की करने की कोशिश करूँगा। यानी जो कर्म है उसकी यूनिट अलग-अलग हो सकती है, अलग-अलग लेवल पे। जैसे कि हम आम तौर पे जो काम करते हैं उसे हम जूल में, कैलोरीज़ में नापते हैं। ऐसे ही जब सेल के लेवल पे एनर्जी को हमें नापना होता है तो हम उसे एटीपी के अंदर नापते हैं। तो एटीपी को मैं कहता हूँ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जब तक टॉपिक पूरा नहीं हो रहा, जब तक मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं लिख रहा, तब तक आप डाउट्स मत पूछिएगा। लेकिन डाउट्स को अपनी कॉपी के कोने में कहीं नोट कर लीजिए। अगर एंड तक एड्रेस ना हो तो खुद पूछ लीजिएगा, मैं आपको प्रॉपर समय दूंगा डाउट्स पूछने को। ये है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, पेपर कई बार पूछता है। एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ये इसकी फुल फॉर्म है, एटीपी, ठीक है। अब क्या होता है ना, ये एटीपी, जो 2 एटीपी एनर्जी बनी है, थोड़ा सा मैं मुश्किल की तरफ जा रहा हूँ, और इसके साथ 2 NADH मिल जाता है, ठीक है। ये NAD+H होता है। NADH की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड प्लस हाइड्रोजन। एक्चुअली खुशी, तीनों बिल्कुल एक साथ होते हैं बेटा, हाइपोथैलेमस दोनों से जुड़ा होता है। यस मोहन, ये यूनिट है मेजरमेंट की। जैसे अपने देश में करेंसी हो गई रुपया, अमेरिका में हो गई डॉलर, और कहीं पे हो गई पाउंड, कहीं पे हो गई यूरो। इसी तरीके जब सेल की एनर्जी को नापते हैं तो हम कहते हैं 4 एटीपी, 2 एटीपी, 36 एटीपी, 5 एटीपी, 1 एटीपी। समझ पा रहे हैं? अब ये NADH क्या है, ये क्या बला आ गई अचानक? हमें तो एटीपी मुश्किल लग रहा था, हम तो अपना डाउट ही भूल गए। ये केमिकल है जो हमारे सेल के लेवल पे बनता है, दैट हेल्प्स जनरेट एनर्जी। सबसे पहली बात तो आप बहुत जल्दी होपलेस हो जाते हैं, जरा सा मुश्किल डाउट देखते हैं और घबरा जाते हैं। निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, अलग से हाइड्रोजन होता है, एक्चुअली इसे NAD+H लिखते हैं। ये डेटा बेटा 10वीं क्लास, 9वीं क्लास, 11वीं क्लास का डेटा है, तो घबराओ मत। जब उन बच्चों ने स्कूल में याद करा था तो आप अब याद कर सकते हो। थोड़ा सा मुश्किल डेटा को पढ़ने की भी आदत डालो, 100% चीजें आसान नहीं हो सकती। जी हाँ, जनरेट एनर्जी इन सेल्स में पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आपको पल्ले पड़ा, मैं यहाँ तक का पोर्शन आपको समझा देता हूँ। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो हमने खाया था, ध्यान से बात को समझना, जो हमने खाया था वो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था। समझने की कोशिश करना। ग्लाइकोलाइसिस होता है और इसके 2 हिस्से हो जाते हैं, एक पायरुवेट ये रहा, एक पायरुवेट ये रहा, और इस प्रोसेस के कंप्लीशन में जो है 2 एटीपी माफिक एनर्जी बनती है। एटीपी को एक सिक्का मान लो, एक कॉइन मान लो, एक कागज मान लो, कुछ भी मान लो, एक तराजू का बाट मान लो जी, 2 किलो एनर्जी बन गई, 2 एटीपी एनर्जी बन गई। क्या पहला पेज आपको समझ में आया? इससे पहले मैंने आपको बस ये बताया था कि ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है, शुगर का फॉर्मूला ये होता है, दोनों कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब मैं अगले पेज पे चलता हूँ। मैंने आपको एटीपी की फुल फॉर्म और काम बताया। 2 एटीपी और 2 NADH मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये 4 क्या है? हिमानी, मान लेते हैं मेरी तनख्वाह जो है 30,000 रुपए है। जब मैं ऑफिस आता हूँ, जाता हूँ, तो उसके अंदर 5,000 रुपए खर्च कर देता हूँ। कभी मुझे कैब करनी पड़ती है, कभी ऑटो में जाता हूँ, रैपिडो, ओला, उबर सब करता हूँ मैं। तो अगर मैंने 30 में से 5 खर्च कर दिए तो मेरी नेट इनकम तो 25 रह गई। यानी जो मैं घर पे पैसा लेके आया हूँ वो 25,000 है। इसी तरीके यहाँ पर भले ही 4 रुपए बनते हैं, लेकिन इस काम को करने में ही 2 रुपए खर्च हो जाते हैं। तो इसका मतलब नेट जो मेरी कमाई हुई 2 एटीपी की हुई, इसलिए यहाँ पर 2 एटीपी लिखा हुआ, ठीक है। ये अभी के लिए आप सेल का पार्ट मान लीजिए रितेश, और ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, वरना वो ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें।
अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इसके आगे। आप इतना समझ पाए हो, बस इतना बताओ, ये एक ग्लूकोज है जिसकी गर्दन काट के हमने एक पायरुवेट और दूसरा पायरुवेट बना लिया है। अब ये बेचारे होल्ड पे हैं, आप अपना डाउट पूछ रहे हो, मैं डाउट को एड्रेस कर रहा हूँ। इनकी गर्दन कटी पड़ी है, इनका क्या होगा, पायरुवेट का क्या होगा? लेट अस डिस्कस। पहले कहानी लिख देता हूँ, फिर उसके बाद समझा दूंगा। इफ आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस, मेरे साथ साथ लिखो, ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, अगर ग्लाइकोलाइसिस के बाद ऑक्सीजन ना मिली, द पायरुवेट में टेक द पाथ ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन शायद आपको पता होगा, ये होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मैंने आपको बता दिया था इसी चैप्टर की शुरुआत में कि ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। क्या बात को आप समझ पाए? अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। एंड लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड। यही होता है जब आप जिम जाते हैं और आप ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जो आपने पिछले कुछ समय के अंदर नहीं करी, तो आपके मसल्स में पेन होने लगता है, बिकॉज आपके शरीर को उतना बढ़िया ऑक्सीजन की सप्लाई की आदत नहीं है जितना आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। भाई आप जो है रनिंग कर रहे हो, अब रनिंग में बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, लेकिन आपकी बॉडी को आदत है 10 रुपए देने की, लेकिन अब वहाँ 15 का खर्च हो रहा है, तो बाकी जो 5 है वहां पर लैक्टिक एसिड बनने लगेगा। तो लैक्टिक एसिड से क्या होगा, आपको क्रैम्पिंग होने लगेगी, आपको पेन महसूस होने लगेगा, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंची और वहां पर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो गया। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं हकवाची, मैं जो बता रहा हूँ वो इस पेज के संदर्भ में बता रहा हूँ। ठीक है, यहां तक की बात आप समझ पाए? लेकिन अपने को ये नहीं पढ़ना, अपन तो पढ़ रहे हैं कि सब अच्छा अच्छा चला है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, पायरुवेट का क्या होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी एंड में मैं इससे क्या करूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की कोशिश करूंगा। याद है ना भाई, मैं ऑक्सीजन दूंगा और किसी तरीके CO2 बना के दिखाऊंगा आपको। पायरुवेट आपको पता है C3H3O3 माइनस है, C3H3O3 माइनस है। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। मैं आपको फिर एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अगले 10 मिनट में आपको आधी बातें ही समझ आएंगी। अगर आप आधी समझ गए तो वो पेपर के लिए काफ़ी है। मैं ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ ज़रूरत से, बिकॉज ये टॉपिक या तो नहीं पढ़ाऊंगा या ढंग से पढ़ाऊंगा वाला है, तो मैं ढंग से पढ़ा रहा हूँ। अगर थोड़ा बहुत कम भी समझ आए तो इट इज़ ओके। इसका स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसा होता है, और ऊपर लगा होता है CH3 और O के पास होता है माइनस। क्या आप इसका फॉर्म ये समझ पाए स्ट्रक्चर कैसे बनाया है मैंने? नहीं होगा अनिर्बान, वो तो लैक्टिक एसिड होता है ना बेटा, पायरुवेट अलग है, पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बन सकता है। अब यहाँ पे आपको कई सारे फॉर्मूला पढ़ने को मिलेंगे। देखो ये जो डब्बा है, इसे ध्यान से देखना। अब यहाँ पर क्या होगा ना, ये अगले स्टेप में जाएगा और ये बेचारा ऐसा रह जाएगा और CO2 अलग हो जाएगी। थोड़ा सा आप समझ पाए? ये जो है कहेगा मैं तो चला, ऑक्सीजन आ रही है मेरे को लेने, ठीक है, और यहाँ पर आके एक अलग आइटम लग जाएगी, जिस यहाँ पर लग जाएगा COA। यहाँ से आपका दिमाग थोड़ा सा खराब हो सकता है। COA है को एंजाइम ए। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत ही लंबा चौड़ा एंजाइम है, नहीं पढ़ेंगे। बस ये है कि ये CO2 हटेगी और इसकी जगह पे को एंजाइम ए चिपक जाएगा विद द हेल्प ऑफ सल्फर। जो बोल रहा हूँ बस उसे ध्यान से सुनते रहिए, पेपर अगर पूछेगा तो उससे बाहर नहीं जाएगा। सल्फर, कार्डियोलॉजिस्ट या कुछ ऐसा वाला डॉक्टर नहीं बनना है अपने को, सिर्फ पेपर ओरिएंटेड पढ़ना है बस। क्या आपको CO2 का जनरेशन समझ में आया? जो मैं बना रहा हूं वो आपको बनाना है। सल्फर S, आप एक काम कर लीजिए, देख के छाप लीजिए, समझा दूंगा सही समय आने पे, क्योंकि ये अभी खुद ही इनकम्प्लीट है, अभी तो अगले पेज पे है तबाही। ओडिपस वही तो अगले पेज पे है, अभी आप छाप लीजिए। जब पूरा कहानी बता दूंगा तो एक बार पूरा समझा दूंगा, ठीक है? अब क्या होगा जी, श्रेया आई विल एट द राइट टाइम। ए क्या है, सल्फर मतलब S, सल्फर। आगे चलते हैं। आपको याद है पिछले पेज पे मैंने ऐसा कुछ बनाया है, को एंजाइम ए, कोई केमिकल है, कुछ भी मान लो अजीबोगरीब सा, ठीक है? अब ये क्या करेगा, मिलेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से।
ये होता है C4H4O5, C और C, यहाँ बनेगा एक OOH, ऐसे यहाँ पर बनेगा एक OOH और एक यहाँ पे आता है O और एक यहाँ आता है H2। मैं भी वेरीफाई करता चलता हूँ, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, बिल्कुल सही है, इसका स्ट्रक्चर बना दिया। और इससे क्या बनेगा आपके लिए वो भी बना देता हूँ मैं यहाँ पर, C6H8O7, ये है साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड। ये फॉर्मूला पेपर पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये डायग्राम नहीं पूछेगा। 3 4 5, एक इधर OH, एक इधर OH, एक इधर H2, एक इधर H2, एक इधर OH और इसके पैर में COOH। मैंने अपने वेरिफिकेशन के लिए दिशा काउंट करा है, बिकॉज मेरी आदत है स्कूल टाइम से कि कितने कार्बन मैंने यहाँ 4 लिखे हैं तो 4 होने चाहिए, हाइड्रोजन 4 होने चाहिए। जैसे अभी यहाँ भी चेक करूँगा, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैं अपने लिए चेक करता हूँ। ये आपके पेपर में नहीं आएगा कि कैसे चेक करना है, क्या करना है, ये बस याद है, इधर एक COOH लगा, एक इधर COOH है, एक H2OH और एक पैर में COOH। मैं बड़ा हैरान हूँ आप लोगों को वीक देखकर। आई डोंट एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम यू। पहली क्लास का पहला आधा घंटा मुश्किल क्या हो गया, आप लोग तो बिखर गए। अंकित मेरे भाई, आज भी क्लास है, कल भी क्लास है, परसों भी क्लास है, चेक तो करो एक बार प्लानर। चलें आगे। अब क्या एक ऐसी कहानी क्रिएट हो गई जिसमें साइट्रिक एसिड फॉर्मेशन हो गया? सोचो जरा। तो क्या मैं ये जो सेकंड स्टेप आपको ग्लाइकोलाइसिस के बाद पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं इसे कह सकता हूँ आपके लिए एक सिट्रिक एसिड साइकिल? आपको कोई दिक्कत तो नहीं? यानी जो पहले पेज पे आपने क्रेब्स साइकिल लिखा था, क्या मैं इसे साइट्रिक एसिड साइकिल भी कह सकता हूँ? नोट कर लो। ठीक है, ये जो मैंने आपको पहला ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया है, ये एक्चुअली यहीं पर खत्म हो गया है। यहाँ से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन जो है पूरा, ये क्रेब्स साइकिल का पोर्शन हो गया। एक्चुअली ये क्रेब्स साइकिल नहीं है, क्रेब्स साइकिल यहाँ से है। यहाँ से आप क्रेब्स साइकिल लिख लीजिए। समझ पा रहे हैं बात को? आगे चलें। अब क्या होगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये जो एक साइकिल अभी चली है, इसमें होंगे 6 NADH प्रोड्यूस। NADH को एक बम पटाखे से मान लो कुछ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। 6 NADH इसके अंदर प्रोड्यूस होंगे, यहाँ तक आप बात को समझ पाए। और इसके अलावा 2 NADH यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, 2 NADH यहाँ पर हैं। क्या 2 NADH यहाँ पर भी प्रोड्यूस हुए थे? याद करो पिछले पेज पे, 2 यहाँ पर रखे हैं। 2 आपके सारे कमेंट्स इग्नोर करे जा रहे हैं, किसी सवाल का जवाब आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग को समझ में नहीं आता कि जब मैंने कहा था कि जब तक टॉपिक पूरा नहीं होगा डाउट मत पूछना, अपनी कॉपी के किनारे में लिख लेना। जब आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही तो मुझे आपके मैसेज भी दिखाई नहीं दे रहे। दिस वॉज द लास्ट थिंग दैट आई कुड से। मैं यहाँ तक जाना नहीं चाह रहा था, जनरली मैं जाता भी नहीं हूँ, बट आई थिंक दिस इज द ओनली वे आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। वहाँ तक मत जाइए जहाँ तक आपके लिए भी सही नहीं है, मेरे लिए भी सही नहीं। क्या फायदा, लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं, मैं जवाब नहीं दे रहा, फिर भी आप लिखे जा रहे हैं। पता है क्या दिक्कत है? आजकल लोगों को इतना ही पढ़ने की आदत हो गई है, बस उन्हें चाहिए बस इतना ही पढ़ा दो, बस खत्म कर दो, क्योंकि सब इतना ही पढ़ा रहे हैं तो लोगों को लगता है इससे ज्यादा जो है वो सब एक्स्ट्रा है। कमाल है, इतना पढ़ा दो बस, ये लिख के खत्म कर दो, टॉपिक सिलेबस खत्म करा दो, बस कल ही खत्म करा दो। आदत वो पड़ गई है हम लोगों को, गलत आदत है, बदल दीजिए इसे। एक साइकिल जो अभी हमने पिछले पेज पे पढ़ी है, उसमें 6 NADH प्रोड्यूस हुए हैं। क्या आप ये पूरी कहानी समझ पाए? ये साइकिल क्या थी कि पायरुवेट जो है आगे गया, उसके बाद ये जो पूरी कहानी हुई, इसके अंदर 6 NADH प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? अगर आपको याद हो तो ये पूरी साइकिल के बाद मैं अगले पेज पे लिखता हूँ, टोटल 2 + 2 + 6 यानी 10 NADH प्रोड्यूस हो गए। NADH को आप कूपन कोड मान लो कहीं जोमेटो का या फिर मैकडोनल्ड्स का। 2 पहले पड़े हैं, 2 अब पड़े हैं, 6 अब पड़े, यानी 10 हो गए। इसके अलावा यहाँ पर क्या हो गया, CO2 तो रिलीज हो गई, याद करो पहले ही स्टेप में। तो CO2 का तो क्रिएशन जो है हो गया। ये जो हम ऑक्सीजन से CO2 बना रहे थे वो तो ये हो चुका। अब हमें इसके आगे की कहानी थोड़ी सी समझनी है कि ADP का क्या होगा।
ये जो NADH है ना, ये NADH एक्चुअली ये NADP में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ। गुड इवनिंग। आप लोग प्लीज सेशन में बन रहे हैं, आधे मिनट के लिए इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। आई विल बी बैक विद इन 30 सेकंड्स और सो। एक बार कंफर्म करें प्लीज। चलो देखिए, ये आपको पिछले पेज पे एक चीज मैंने लिख के दिखाई थी, यहाँ पर थोड़ा समझ के देखना। ये निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड प्लस हाइड्रोजन, याद है आपको? एक्चुअली मैंने आपको यहाँ पर भी बोला था NAD अलग है, H अलग है। तो क्या होता है आगे चल के H जो है P से रिप्लेस हो जाएगा, ये NADP का रूप ले लेगा। तो मैं चाहूँ तो इसे डायरेक्टली यहाँ पे NADH की जगह NADP भी लिख सकता हूँ, ठीक है? NADP आप सीधा इसे लिख दीजिए, और यहाँ पर भी मैं कह सकता हूँ 6 NADP प्रोड्यूस हो गए। अगर इसकी चेन में आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। P फॉस्फेट को डिनोट करता है यहाँ पे, ठीक है? अजीब सी बहुत लंबी चेन है। एक्चुअली क्या होता है, वो एक लंबी सी चेन आके चिपकती है और कुछ मॉलिक्यूल्स को लेके जाती है। तो वो सब मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज वो नीड नहीं है उसकी, ठीक है? तो क्या मैं डायरेक्टली यहाँ पर कह दूँ 10 NADP प्रोड्यूस हो गए हैं? कोई फर्क नहीं है, H की जगह P लिखा है बस। यहाँ पर भी मैंने 2 NADP लिखा है, यहाँ पर भी मैंने 6 NADP लिखा है, और यहाँ पर मैंने 10 NADP लिख दिया है। अब क्या होगा जी, ये जो ADP है, थोड़ा सा और आपका दिमाग खराब करता हूँ। एक समय आ जाएगा जब आप सोचोगे कि आज जल्दी सो जाता हूँ। देखते हैं किस किस के जीवन में वो समय आता है अगले 5 मिनट में। सोएंगे आप तब भी नहीं, लेकिन मन में आ जाएगा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ये है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जब एक NADH है तो वो 2 से 3 ATP एनर्जी बनाता है। सर टैबलेट बताओ, नींद कम से कम है, क्लास में टाइम से आया करें, फ्री की टैबलेट है बेटा, आप लेट आए हैं कुछ। ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं, और इसके साथ साथ क्या होता है, प्रोड्यूस होता है 2QH2 प्रोड्यूस्ड। ये Q क्या है, एक को एंजाइम है, याद है ना आपको? हमने कुछ देर पहले को एंजाइम देखा था A नाम का। एक्चुअली क्या है ना, ये अजीबोगरीब से है, ऐसा एंजाइम। डॉक्टर भाई ने कहा ये तो बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो इसे इन्होंने कह दिया जी ये A है। एक ऐसे ही अजीबोगरीब सा और दिखता था कुछ लंबा चौड़ा सा, इसे इन्होंने कह दिया Q है, ठीक है? तो ये QA अपने को नहीं पढ़ने हैं। कोई डॉक्टर की पढ़ाई आप कभी करें अगले जन्म में तो उस समय पढ़ लीजिएगा, इस जन्म में इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, मैं ऑलमोस्ट गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है जी? यानी ADP ATP में कन्वर्ट हुआ और उसने ये खेल का थोड़ा सा और आगे समझाता हूँ, रुकिए। ईच NADP will produce 2 to 3 ATP एनर्जी, ठीक है? समझ पा रहे हैं? और ईच को एंजाइम Q will produce 1.5 to 2 ATP ऑफ एनर्जी, ठीक है? अब क्या होगा ओवरऑल, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि ATP कितना हुआ, तो थोड़ा समझ के देखते हैं। देखो, अपने पास 2 ATP तो एक रखे हैं, 2 ATP एक रखे हैं, 10 NADH रखे हैं, जिसे मैं NADP कुछ भी कह सकता हूँ, समझ पा रहे हैं? इसकी जगह मैं P भी लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और 2 QH2 रखे हैं। अब अगर मैं वैल्यू पे सिर्फ ATP में खेलता हूँ, तो क्या ये प्राणी मुझे 20 से 30 ATP दे देगा? अब मैं कूपन कोड को रिडीम कराने गया हूँ, क्योंकि 1 2 से 3 देता है तो 10 20 से 30 देंगे, और क्योंकि 2 हैं तो ये मिलाकर मुझे 3 से 4 ATP दे देंगे।
तो अगर मैं ओवरऑल देखता हूं सारा डेटा, तो ओवरऑल मेरे पास 27 एटीपी से 38 एटीपी तक कुछ ना कुछ आ सकता है। एक रेंज है, हमेशा जो बायोलॉजी है वो रेंज पर काम करती है, फिक्स कुछ नहीं होता। सेल की कंडीशन क्या है, बॉडी कंडीशन क्या है, ऑक्सीजन आप कितनी ले पा रहे हैं, कैसा आपका हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो हमेशा बायोलॉजी में एक रेंज हम लोग पढ़ते हैं। तो थ्योरेटिकली जब हम पढ़ते हैं तो हम तो मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं। तो मैं कह सकता हूँ थ्योरेटिकली मैक्स वैल्यू जो होगी वो होगी 38 एटीपी। मैं स्लाइड आपको दिखा देता हूँ, अभी चिंता करें, लिख लीजिए। इससे अगले पेज के बाद जो भी लिखवाऊंगा वो मक्खन होगा। 2 घंटे क्लास होगी अंशिका, वैसे 2.5 घंटे की क्लास है, लेकिन 2 सवा 2 घंटे चलेगी। लेकिन जनरली प्रैक्टिकली बुक्स के हिसाब से, बुक्स में जनरली 36 एटीपी देते हैं, क्योंकि मानते हैं जी प्रोसेस में जो है 2 एटीपी और कहीं पे कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन डिपेंडेंट खेल रहेगा। ठीक है, अब इसे कैसे पढ़ते हैं मैं आपको इस 36 का ब्रेकअप दिखाता हूं। अभी तो हमने ओवरऑल पूरा गुंजल पाके पढ़ा है, सब मिक्स करके पढ़ा है। अब मैं इसका ब्रेकअप आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। आपने 3 प्रोसेस पढ़े हैं, एक तो ग्लाइकोलाइसिस जिसमें एटीपी बनते हैं 2। अगर आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, कुछ भी, तो जो नीले वाला डेटा है इसे पी जाना घोट के। ठीक है, इससे आपका काम बन जाएगा, और साथ में साइट्रिक एसिड वाला फॉर्मूला याद कर लेना। मैं समझ सकता हूँ लर्नर, बट कोई बात नहीं, हौसला रखिए। क्रेब्स साइकिल जो है इसमें से 2 बनेंगे, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो फाइनल स्टेप हमने यहाँ पढ़ा था उसमें बनेंगे 32, तो टोटल हो जाएंगे 36 एटीपी। ठीक है, अभी 32 की जगह 34 भी मिल सकते हैं, तो 36 की जगह 38 भी मिल सकते हैं, वो मैंने ऊपर लिख दिया है। प्योरली ऑप्शन डिपेंडेंट है। रियलिटी है 27 से 38, लेकिन अब वो पेपर क्या पूछता है, क्या ऑप्शन देता है, वही जाने। अब ग्लाइकोलाइसिस की जो लोकेशन है वो है साइटोसोल ऑफ द सेल। क्रेब्स साइकिल की जो लोकेशन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की जो लोकेशन है वो है बाउंड्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि अधिकतर काम माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहा है, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कह देते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल। ये पेपर कम से कम 50,000 करोड़ बार पूछ चुका है कि क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है। अब मैं पूरे पोर्शन को दोबारा समझाऊंगा, आप पहले इसे नोट कर लो। आप लोग ऐसे घबरा जाते हो जैसे कि ये कोई रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास है। आपका डाउट आएगा, जाने से पहले क्लियर कर दिया जाएगा। डाउट सेक्शन खुला है, वहां भी भेज सकते हो। अब ओडीपस ने जो लिखा है वो ऑलरेडी मैंने बोल दिया है, मैं पूरा पोर्शन आपको दोबारा बताऊंगा। ये सैंक्फ्रोइड, वो इसका डायग्राम बिल्कुल भी नहीं है, वो तो फेफड़े मुंह वगैरह आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। मैं एक बार दोबारा इस टॉपिक के बाद अपलोड करके देख लूंगा। इसका कोई डायग्राम नहीं है। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो एक बार आप इंटरनेट से पढ़ के देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। जब 3D में किताबों में डायग्राम आप देखेंगे ना, 3D में उठे हुए ऐसे करके डायग्राम होंगे कोएंजाइम्स के लंबे लंबे, तब आपको समझ आएगा कि एक्चुअली क्या है। मैं बताता हूँ प्रिया, चिंता ना करें। चलें आगे, एक बार मैं अपने तरीके आपको पूरा चैप्टर समझा रहा हूँ। आप बस मुझे ये बताओ कि यहाँ तक की तो बात क्लियर ही होगी। इसमें तो कुछ है ही नहीं, लड्डू पेड़े हैं, तो यही तो चाहिए सर अपने को। ये सब पढ़ाया करो, मजा आता है इसे पढ़ने में। साधु मैं पूरा पोर्शन रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो मेरे दोस्तों, हमारे फेफड़ों ने इस ऑक्सीजन को जो है हमारी बॉडी को दे दिया। ये अब सर, अब तो ये बता दो सल्फर का यूज क्या है। सल्फर एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। ओके हकवाची, जो हमारे लंग्स होते हैं उन्होंने हमारी बॉडी को जो है ऑक्सीजन दे दिया, वो हमारे सेल के पास पहुंच गया।
ठीक है। सेल के पास पहुंचने के बाद सेल के अंदर वो गया ऑक्सीजन, तो वहां पर क्या होगा? अगर सेल के अंदर वो ऑक्सीजन नहीं जा पाई, याद है ना आपको, दो लोग जाएंगे, एक ग्लूकोज और एक ऑक्सीजन, एक ग्लूकोज एक ऑक्सीजन। सबसे पहले ग्लूकोज पहुंचा, ग्लूकोज कुछ ऐसा दिखता था, C6H12O6 जैसा। तो पहले स्टेप में इसके दो टुकड़े कर दिए जाएंगे, C3H3O3 के दो टुकड़े बन जाएंगे, जो कि पायरुवेट के नाम से कहलाएंगे। समझ पा रहे हैं? पायरुवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल श्रेया विच इज फॉर्म्ड बाय द ग्लाइकोलाइसिस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। ये टेक्निकल डेफिनेशंस बेटा मैं इसलिए नहीं लिखवाता बिकॉज मुझे लगता नहीं पेपर पूछेगा। सेकेंडली अगर पेपर पूछेगा तो मुझे विश्वास है इस कंटेंट के साथ आप उसे बना पाएंगे। ठीक है, कह सकते हैं विनय। ठीक है, क्या इस पहले पेज को आप समझ पाए? भेज दीजिए सुनेंदु, मैं कोशिश करूंगा, वादा नहीं है, अल्ट्रा है। कोई बात नहीं श्रेया। ठीक है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल कुछ नहीं है जिसमें मल्टीपल चीजें होती हैं, मल्टीपल एटम्स के कॉम्बिनेशन को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। साइटोसोल सेल के अंदर एक लोकेशन मान लो बस। ठीक है, ये आपको पूरे पेज पे जो लिखा है वो समझ आ गया। 4 एटीपी, 2 एटीपी बचे, 2 एटीपी। आगे चलते हैं। अब मैंने आपको उसी पेज से जुड़ी कुछ बातें बताई हैं। क्या हुआ एक्चुअली ना, जो हमने यहाँ पर 2 पढ़ा है, यहाँ पर जो हमने 2 पढ़ा है, सर कैटलिस्ट तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। आप डाउट्स क्वेश्चन टाइम में भेजिए हकवा जी। 2 एटीपी जो हमारी एनर्जी है, उसके अलावा यहाँ पर 2 NADH भी प्रोड्यूस होते हैं। NADH की फुल फॉर्म आपके लिए नीचे लिख दी गई है। ठीक है, अब ये 2 NADH को आप कूपन कोड मान सकते हो कि मान लेते हैं कि मेरे पास 2 कूपन कोड अलग से पड़े हैं। क्या अभी हमारी गुल्लक के अंदर 2 एटीपी एनर्जी के साथ 2 कूपन कोड पड़े हुए हैं? भाई ये तो एनर्जी हो गई कैश, ये 2 कूपन कोड हो गए। अब इसे हम होल्ड पे रखते हैं, NADP NADH कुछ भी मान लो इसे। अब क्या होगा, वो जो पायरुवेट याद है, अभी हमने ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुवेट बनाए हैं। अब ये दोनों पायरुवेट इंतजार में है ऑक्सीजन के। अगर ऑक्सीजन आ गई तो ये प्रोसेस चला क्रेब्स साइकिल के अंदर। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं आई तो उस केस में क्या होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में पायरुवेट, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला पेज तो ये है। क्या बात को समझ पाए? बट क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो ये पेज हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का ये पेज है। भले ही वो थ्योरेटिकली हमें पढ़ना होता है बिकॉज लैक्टिक एसिड वाला सवाल आता है, बट एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर ये नहीं होता। मजबूरी में कभी कभार हो सकता है, एक्चुअली तो हमारी बॉडी में ये प्रोसेस होता है। और आप यहाँ पे देखो, ये जो पायरुवेट है इससे कार्बन डाइऑक्साइड बन गई हमारी। ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गई क्योंकि इससे आके ऑक्सीजन मिला। मैं कई जगह कट शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन मैं सही कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस मेरे साथ साथ चलिए। डॉक्टरी ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ, पेपर क्लियर करना जरूरी है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत मैं कहीं जगह ट्रिमिंग करते चल रहा हूँ। ठीक है, क्या इस पेज को आप पूरे तरीके से समझ पाए? आगे चलते हैं। अब मैंने आपको ये बताया कि कोई अजीबोगरीब प्राणी है जिसमें को एंजाइम ए के नाम से बोल रहा हूँ, वो क्या करेगा, CO2 को हटाएगा और इसकी जगह आके चिपक जाएगा। ठीक है, किसकी मदद से? सल्फर की मदद से। सल्फर कहाँ से आई कहाँ गई मैं नहीं बता रहा, साफ बात है। ठीक है, और हकवाची के सवाल का अब आंसर देता हूँ। हकवाची कह रहे हैं कैटलिस्ट तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ये जो चैप्टर है ये बायोलॉजी का चैप्टर है। कैटलिस्ट सिर्फ बोला गया था आपको डिफाइन करने के लिए, कैटलिस्ट बस एक डेफिनेशन के रूप में मैंने इस्तेमाल करा था। नेचुरल कैटलिस्ट आर नोन एज एंजाइम्स। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि हर एंजाइम के अंदर सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे? तो इसका मतलब किसी एंजाइम में ऑक्सीजन हो ही नहीं सकती, हाइड्रोजन हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो डी ब्लॉक में है नहीं। ऐसा तो नहीं है ना? तो वो जनरल डेफिनेशन मैंने आपको दी थी। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इस पेज पे जो लिखा आपको समझ में आ गया? NADP का मतलब है, जो पिछले पेज पे फुल फॉर्म लिखी थी यहाँ पर, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। P का मतलब बस यहाँ पे फॉस्फेट है, आप P की जगह पे फॉस्फेट लिख सकते हैं। NAD की फुल फॉर्म सेम रहेगी। आगे चलते हैं जी। उसके बाद क्या होगा, ये तो निकल लिया यहाँ से, ये तो निकल लिया, ये बेचारा रह गया। अब ये क्या करेगा, ये मिलेगा इससे। ठीक है, और ये मिलके बना देंगे साइट्रिक एसिड। अब मैं आपसे जो चाहता हूं वो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं चाहता हूं कि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए। मैं चाहता हूं आपको ये फॉर्मूला भी याद हो जाए। अगर ये तीर कमान आपको नहीं आते तो जीरो लॉस सिचुएशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसलिए बनाया है, मुझे पता है कोई ऐसा प्राणी होगा जो कहेगा कि सर ये कैसे बनता है, वरना कोई रिकॉर्डेड में सोचेगा कि अरे सर ने तो स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया। तो बस वो पेट में दर्द ना हो इसके लिए ये सब बनाया जाता है। एक वेरिफिकेशन भी हो जाता है खुद के लिए, भाई हाँ चीजें सही लिखी हैं, कोई प्लस माइनस नहीं है। अदरवाइज दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट डायग्राम पर से। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये बताया, ये जो अभी हमने पूरी साइकिल देखी है इसके अंदर 6 NADP प्रोड्यूस हो गए। तो आपको शायद याद होगा, 2 कूपन कोड मेरे पास पहले थे, 2 ये वाले यहाँ पे है ना, 2 कूपन कोड ये रहे और 6 कूपन कोड ये रहे। तो मैंने देखा कि मेरे पास क्या क्या है, CO2 तो निकल ली है,
अब मैंने देखा कि मेरे पास क्या क्या है, थोड़ा सा और 2 एटीपी हमने यहाँ बना लिए, 2 क्यूएच यहाँ पे बना लिए। मैंने देखा जी मेरे पास क्या क्या है, 4 तो एटीपी सूखी अलग रखी थी, उसके अलावा 10 एनएडीएच बने, यानी 20 से 30 के बीच 2 क्यूएच बने। क्यूएच टू 1.5 से 2 देता है, तो 3 से 4। तो अगर मैं लोअर वैल्यू पकड़ता हूँ, अगर मैं लोअर वैल्यू पकड़ता हूँ तो ये वैल्यू उसको पकड़ूंगा। थोड़ा थोड़ा आई होप पल्ले आपको बात पड़ गई होगी। लोअर वैल्यू को चलो इतना भी डिटेल में मत जाओ, मोटा मोटा समझते हैं। 27 से 38, ठीक है। अब थ्योरेटिकली जब हम कुछ भी काम करते हैं तो हम मैक्सिमम वैल्यू को पकड़ लेते हैं कि ये अप टू सो एंड सो, इतना, ऐसी तो हम करते हैं ना। तो 38 हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली जनरली हमें 36 किताब में देते हैं, कहते हैं जी पूरे प्रोसेस में 2 और खर्च हो जाती है। क्या बात को समझ पाए? यानी हम कहते हैं जी 36, कई किताबें 32 भी कह देती हैं, लेकिन वो जनरली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल करा जाता है। पूरे प्रोसेस के अंदर 36 ही जनरली किताबें कहती हैं। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए? अब लोकेशन की बात कर लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोसोल नाम की जगह, क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, और इसी वजह से इसे हम कहते हैं कि ये सेल के लिए जनरेटर का काम करता है। जैसे जनरेटर हमारे घर को बिजली प्रदान करता है, एनर्जी देता है, इसी तरीके सेल को जो है एनर्जी देता है। इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अगेन जो बात बोली है वो बस समझाने के लिए बोली है। जनरेटर एक्चुअली जनरेटर नहीं होता है, इट इज अ कन्वर्टर। वो बस उसे जनरेटर कह देते हैं बिकॉज इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली इट डज नॉट जनरेट एनीथिंग, इट जस्ट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी या और कोई एनर्जी, मान लो पोटेंशियल एनर्जी, टू आपका इलेक्ट्रिसिटी। आयुष्मान कई चीजें उड़ा दी गई हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, वो बैलेंस नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ पे माइनस का साइन है, तो कुछ प्लस कहीं और दुनिया में पड़े हैं जो एसएससी किसी कीमत पे नहीं पूछेगा, तो थोड़ा काटा पीटा गया है। ठीक है, यहाँ तक की बात आप समझ पाए? एक मिनट रुकिए जरा। सेशन में प्लीज बन रहे हैं आप। छोड़िए, पहले मैंने सोचा आपको मैं डरा दूं, फिर रहने दो। मैं सोचा था कोएंजाइम ए, कोएंजाइम QH2 आपको दिखाऊं, पूरी साइकिल स्क्रीन पर दिखाऊं, फिर मैं कहा अपने ही लोग हों, इतने भी बुरे नहीं हो कि मैं ऐसे टॉर्चर करूं आपको, है ना भाई? यहाँ तक की बात आप समझ गए हैं? चलें आगे। अब अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो मान लीजिएगा इस सेशन में कुछ भी नहीं बचा है, सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। चलो फिर रुको, डायग्राम दिखा देता हूँ। एक दूसरी फाइल भी मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सेशन में बन रहे हैं, सेशन में बन रहे हैं प्लीज़। डिसकनेक्टेड क्यों आ रहा है? देखो, सिर्फ अपने घर की बिजली जाए तो टेंशन लिया करो, सबकी जाए तो इसका मतलब बैकग्राउंड में कुछ और चक्कर है, तो अपने आप ही थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। मैं आपको कुछ डेटा स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, फॉर रिकॉर्ड दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये डेटा बस विकीपीडिया से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट कि किसी को ये ना लगे कि ये सब नहीं दिखाया कि एक्चुअली क्या है। आप इसे देख लीजिए, नहीं पढ़ेंगे, इग्नोर कर देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये है एक्चुअली क्रेब्स साइकिल, एक्चुअली इससे भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ही है। अब बताइए, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अब समझे? अननेसेसरली परेशान करने का कोई सेंस नहीं है आपको, तो जो नीडेड है वो आपको जो है बता दिया गया है। ठीक है जी, चलें आगे। चलो दोस्तों, अब मैं अपना काम की बात पे आ जाता हूँ। कुछ डेटा ऐसा आपको लिखवा देता हूँ जो मुझे ऐसा लगता है आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। चलो, थोड़ा आपका दिमाग भी शांत हो गया होगा। यहाँ से पूरी क्लास इजी है, रिलैक्स करिए। देखिए, ये क्या मुसीबत है यार। रुकिए जरा, पेन चलता हुआ दिख रहा है आप लोगों को? रुकिए यार प्लीज, सेशन में बनाए। चलो, क्रेब्स साइकिल, किसी के अभी भी डाउट्स बचे हो तो क्वेश्चन टैब में भेजिएगा। क्रेब्स साइकिल, ठीक है। सबसे पहले क्या मैं कह सकता हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन है। दूसरे नंबर पे इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरे नंबर पे इट इज ऑल्सो नोन एज TCA साइकिल, बोले तो ट्राई
carboxylic acid cycle, good evening, and citric acid cycle. किसी के कुछ डाउट्स हो तो अगले 5 मिनट में भेज दीजिएगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन टैब बंद करूंगा। नोट कर लिया तो प्लीज कंफर्म करें। TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और साइट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, ये वाली पुनीत, ठीक है, चलते हैं आगे। अब कुछ फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन को खत्म कर चुके हैं, अब हम जनरल फैक्ट्स पढ़ रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो हमारा रेस्पिरेशन रेट होता है वो होता है 12 से 18 टाइम्स पर मिनट। थोड़ा लॉजिकल भी है, एक बार सांस अंदर लेके बाहर करने में 5-7 सेकंड तो अपन लगा ही देते हैं, तो 5 सेकंड लगे तो 12 हो गया, 12 बार होगा। अगर हम रनिंग करके आते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारे हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है पुश करने के लिए, तो उस समय हमारा रेस्पिरेशन रेट थोड़ा तेज हो सकता है। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं 30 to 40% इंक्रीज हो जाता है। जो हमारे लंग्स हैं उनकी वॉल्यूम कुछ फिक्स नहीं होती, वो गुब्बारे जैसे होते हैं, तो बड़े छोटे हो सकते हैं, फिर भी ऑन एन एवरेज 2.5 से 3 लीटर होती है। 2.5 से 3 लीटर। अब देखिए, लीटर में कहना गलत है देखा जाए तो, है ना, बट क्या कर सकते हैं, बस फैक्चुअल डेटा आपको जो है पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, बट मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर में टिक लगवाना, जैसा प्रीवियस ईयर में पूछा गया वैसा सर डेटा लिखवाया जा रहा है। अब क्या होता है जी नहीं 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 नहीं, ये एयर का है एक्चुअली, लीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर भी आपस में रिलेटेड होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे लिखा गया है। खैर उस तरफ नहीं जाएंगे बेटा। रिजर्व एयर जो है वो 1.2 लीटर से लेकर 1.5 लीटर के आसपास फेफड़ों में रहती है। ये रिजर्व एयर क्या है, देखिए ऐसा तो नहीं है जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे तो एकदम पट होगा, थोड़ी हवा तो उसके बाद भी रहेगी, है ना, थोड़ी हवा तो उसके बाद भी रहेगी ना हमारी, और लंग्स के अंदर भी गुब्बारे छोटे बड़े होते रहेंगे, जीरो तो नहीं होंगे, तो आधे 50% के आसपास जो है फिर भी लंग्स में हवा रहती है। और एक ब्रेथ में जो एयर एक्सचेंज है वो होता है करीब आधे लीटर का। समझ पा रहा हूँ, जैसे रिजर्व एयर 1.2 है, तो कभी 1.2 प्लस 0.5 करोगे, कभी 1.5 प्लस 1.5 करोगे, यानी लंग्स के अंदर जो हवा है वो इस तरीके ऊपर नीचे होती रहेगी, कभी ज्यादा कभी कम होती रहेगी। रिजर्व एयर का मतलब ये है, शाम जब हम सांस पूरे तरीके बाहर छोड़ते हैं तो भी फेफड़ों में थोड़ी बहुत तो हवा रहती होगी, सोच के देखो, तो वो एयर जो है करीब 1.2 लीटर के आसपास होती है। आप कितना भी जोर से सांस बाहर छोड़ दे फिर भी कुछ हवा रहती है। पल्स अलग चीज है, भी नहीं, ये अलग चीज है बेटा, बिल्कुल ठीक है। डिसीजेस थोड़ी बहुत पढ़ेंगे हम यहाँ पे रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहली ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस से तो ब्रोंकस खराब होंगे तो लंग्स से जुड़ी बीमारी होगी। अब इसमें क्या होता है, जो ब्रोंकस है वो ब्लॉक हो जाते हैं, ब्रोंकाई गेट ब्लॉक्ड, नो पैसेज ऑफ एयर, तो उससे क्या होगा, आपको घुटन घुटन महसूस होगी, नो की जगह आप लेस कह सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है जी, येलोइश ग्रीन सब्सटेंस, जब आप खांसते हैं वाइल कफिंग, तो येलोइश ग्रीन सब्सटेंस बाहर निकलेगा और स्वेलिंग हो जाती है इन ब्रोंकस या ब्रोंका, ठीक है। ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन मेनली ये होता है सिगरेट पीने से, स्मोकिंग। सिंगल मोस्ट, अगर मैं सबसे बेकार चीज कहूँ शरीर के लिए, सिंगल मोस्ट, तो वो स्मोकिंग है। ह्यूमन बॉडी के लिए जो एक सिंगल मोस्ट वर्स्ट चीज है वो स्मोकिंग है।
जस्ट आपको बता रहा हूँ, कोई पब्लिक अवेयरनेस की क्लास नहीं है, जस्ट हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसका एक फैक्ट आपको बताया जा रहा है। अल्कोहल से भी हर एक चीज से सिंगल मोस्ट सबसे बुरी चीज स्मोकिंग है। नहीं अभिजीत, मैंने कई बार सोचा है कि मैं सीखूं बट कहीं मौका नहीं लगा। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं आप लोगों से, मैं बता रहा हूं। आगे चलते हैं। इट इज नॉट अ डिस्कशन, इट इज अ फैक्ट। आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे आप लोग जो एक्सक्यूजेस सोच रहे हैं वो मुझे भी पता है कि दिल्ली की हवा में तो ऑलरेडी इतना धुआं है कि एक इंसान ने 10 पी ली तो 10 पी ली, 12 पी ली, 11 पी ली, है ना। वो सब बातें मैंने भी सुन रखी हैं। मैं दिल्ली का ही जो है रहने वाला इंसान हूँ। 70-80% मेरे बहुत सारे जानने वाले दिल्ली के हैं। तो ये सब बातें मैं आउट ऑफ दिस एसएससी फील्ड भी सुनता रहता हूँ, बट वो सारे नॉनसेंस बातें हैं, कुछ नहीं है उन बातों में, सब फालतू बातें। ट्यूबर कुलोसिस, ये एक बैक्टीरियल बीमारी है। अच्छा, आप इंदर लोग के पास से हैं, बढ़िया। अच्छा आप विनय जी फिर एक बात बताइए, ये इंग्लिश में इंद्रलोक और हिंदी में इंद्रलोक क्यों बोलती हैं वो मेट्रो वाली जो लेडीज है मेट्रो के अंदर? ये पता करना अगली बार जब मेट्रो में जाओ, ऐसा क्यों, इतना फर्क क्यों? हिंदी इंग्लिश में सब सेम ही होना चाहिए वैसे, है ना। पता करना जरा एक बार। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत हंसी मजाक इसलिए होता है, इससे दिमाग आपका थोड़ा सा शांत रहे। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिसीज है जो कि ऑब्वियसली एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इम्पैक्ट अफेक्ट्स, अरे इसमें बेइज्जती क्या है यार, तुम लोग भी यार बिल्कुल पड़ोस वाली आंटी की तरह हो। मतलब बात कर ली तो बहस हो गई वो तुम्हारे हिसाब से। ट्यूबरकुलोसिस अफेक्ट्स लंग्स, ठीक है। इन सीवियर केसेस बोन टीबी भी हो सकती है। इसमें लेग्स डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं? मैं आपको समझा देता हूँ। टीबी जो है वो फेफड़ों को खराब करती है। देसी भाषा में जब डॉक्टर साहब के पास आप जाते हैं तो वो कहते हैं जी आपके फेफड़ों में पानी भर गया है। तब आप लोग तो डॉक्टर से बहस कर लेंगे कि भैया अपनी डिग्री दिखा, पानी भर गया क्या ये तो एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से है, इसमें तो ट्यूबरकुलिन सीक्रेट होता है और ये हमारे लंग्स को इम्पैक्ट करती है, इट इज ड्यू टू सो एंड सो फैक्टर्स। देखिए कई चीजें समझाने के लिए बोली जाती है, जैसे वो देसी भाषा में कह देते हैं तो बस ये कहना चाहते हैं कि लंग्स सही से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये अगर इसका इलाज नहीं करते तो हमारे पूरे शरीर में बैक्टीरिया फैल सकता है और हमारी पैरों की हड्डियों को स्पेशली ये खराब कर सकता है, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका प्रॉपर इलाज है। 2 से 4 से 6 महीने, वो डिपेंड करता है किस लेवल की टीबी है, उसका इसका कोर्स होता है प्रॉपर। और अगर कोई उस कोर्स को करता है तो आप 100% ठीक हो जाते हैं। अनिर्बान मान लेते हैं किसी को टीबी है तो उसकी सांस के अंदर से जब सांस वो छोड़ता है तो बैक्टीरिया भी निकलता है। उस बैक्टीरिया का नाम मैंने लिखा है। अगर आप उस पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो आपके अंदर भी जा सकता है, तो हो सकता है आपको हो जाए, ठीक है। ये कहने से नहीं होती है अनिर्बान, आई होप आप समझ पा रहे हैं। मैं अपनी बात कर लेता हूँ। मान लेते हैं मैं किसी के कॉन्टैक्ट में गया तो वो मेरे अंदर बैक्टीरिया आ गया, तो हो सकता है मुझे भी हो जाए, ठीक है। समझ पा रहे हैं? सीवियर केसेस यानी जब इसका इलाज कर ही नहीं रहा कोई, मान लेते दवाई कर ही नहीं रहा, तो उस केस में क्या होगा, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। आपका सवाल मैं समझ गया हूँ। स्मोकिंग और हुक्के वाला वो इक्वली नुकसानदायक है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये मिथ बनी हुई है कई सारी, ये सब आपको नहीं कह रहा, उस इंटेंशन में नहीं है, बट वही है ना, जिसे जो करना है वो उसका रास्ता निकाल ही लेता है। बस वैसे लोग हैं बहुत सारे जो रास्ते निकाल के बैठे हैं और कुछ नहीं। न्यूमोनिया ये एक बैक्टीरियल डिसीज है। बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टो, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, कोकस न्यूमोनियाई ब्लॉक्स alveoli and causes difficulty in breathing. रुपेश पूछ रहे थे ई सिगरेट का है, अब ई सिगरेट का है, ओ सिगरेट का है, हमको नहीं पता।
चलें आगे, अगली बार फ्लाइट में बैठें तो वहाँ पूछ लीजिएगा। चलें आगे, मैं स्पीड पकड़ते चल रहा हूँ, मैं लिखने का समय ज़्यादा नहीं दूंगा, मुझे अंदाजा है कितना समय लगेगा लिखने में, उसके बाद में स्लाइड बदल रहा हूँ। चौथे नंबर पे अस्थमा। अब आप बहिएगा मत, कुछ कहिएगा मत, वरना दिक्कत हो जाएगी। इसमें होती है ब्रेथलेसनेस। अब देखिए ये जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा अस्थमा समझाता हूँ। ये पता है इसके बारे में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, आधा मिनट आपसे इसके बारे में बात करूंगा, थोड़ा अवेयरनेस आप सब में होनी चाहिए। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि ध्यान ही नहीं देते। कई लोगों को ये एलर्जी से हो सकता है, डस्ट से हो सकता है, स्ट्रेस से हो सकता है। कई लोग जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो वो सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो जाती है, जो ये सांस लेने वाले पूरे पाइप है ब्लॉक होने लगते हैं, ये गले वाला हिस्सा बंद होने लगता है, इतना ज़्यादा वो लोग स्ट्रेस ले लेते हैं। कईयों को धुएं की वजह से होती है, कईयों को जो है सफोकेशन की वजह से होती है ना। तो इसमें इसका एक ही इलाज है जो प्रॉपर इलाज है, ऑब्वियसली योगा, मेडिटेशन वो सब वर्क करता है, बट डॉक्टर्स के हिसाब से इसका पंप आता है, वो पंप हमेशा अपने साथ रखना होता है। अगर आपने दबंग मूवी देखी है तो छेदी सिंह, वो आपको याद ही होगा ना, चुलबुल पांडे की मम्मी जो है उनसे फुसफुस छीन लेता है, फुसफुस बोला था उस मूवी में, बस वो इसलिए कह रहा हूँ मैं, है ना। उसके बाद ही जो है मक्खी बताता है पूरी कहानी, तब गुस्सा आता है चुलबुल को। तो वही जो पंप होता है वो जनरली अपने पास रखा जाता है, और उसे उसका इनटेक करके वो जो पूरी पाइप होते हैं, ब्रोंकस वगैरह होते हैं, वो खुल जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, इट इज़ जस्ट अ डिसीज लाइक एनी अदर, एंड इवन इट इज़ नॉट अ डिसीज। ये बस एक ऐसा है कि मैं धूप में से आके ठंडा पानी पी लूंगा तो मुझे कोल्ड हो जाएगा, मैं गर्मी में से सर्दी में आ जाऊंगा तो हो सकता है मुझे सर दर्द हो जाए। तो हमें बस इसके लिए जो प्रिकॉशंस है वो लेने होते हैं। अगर आपको धूप में दिक्कत, अगर आपको पोल्यूशन में दिक्कत है, तो अपने बैग में एक दो हैंकीज रखिए और पानी की बॉटल रखिए। अगर आप कभी भी मिट्टी वाली जगह जाते हैं तो हैंकी को गीला करिए, गीला करने के बाद क्या है, उसे फेस पे लगाएंगे तो वो जो मिट्टी आपके हैंकी के अंदर से आपकी बॉडी में आनी थी, वो मिट्टी हैंकी के अंदर चिपक जाएगी, तो उससे और अच्छा फिल्ट्रेशन हो पाएगा। अगर आपको स्ट्रेस होती है तो उस बारे में किसी से काउंसलिंग कीजिए और इसका थोड़ा सा इलाज कीजिए। ठीक है, ये आपको खुदा न खास्ता आपको या आपके घर में किसी को, तो मेक श्योर ये कोई ऐसा डरावनी चीज नहीं है, जस्ट प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर मेडिकेशन से ठीक हो सकता है। खैर आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर रेस्पिरेशन वाला चैप्टर मैं कंप्लीट करता हूँ और अगले चैप्टर की तरफ पढ़ता हूँ जिसका नाम है एक्सक्रीशन। क्या आप तैयार हैं? साधु अगली बार गाँव जाऊंगा तो सलाह करके बताऊंगा, अभी तो मैं इस बारे में अवेयर नहीं हूँ। चलो अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, एक्सक्रीशन। नहीं नीरज, इट इज नॉट बैक्टीरियल, ये जनरली मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से ट्रिगर हो सकती है, जिसमें मेनली पॉल्यूशन, स्ट्रेस, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, ठीक है कि अब मैं आपको यहाँ पर एक्सक्रीशन पढ़ा रहा हूँ। चलो अब फोकस करें। नया चैप्टर है, नए पेज से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। देखिए एक बात और अच्छी है कि सब लोग अच्छे नहीं हैं। अगर सभी लोग अच्छे हो जाएंगे तो हमारी कदर कौन करेगा। तो कभी आपको ऐसे कुछ लोग मिले, आपकी बात नहीं कर रहा, डोंट टेक इट अदरवाइज, जो आपको पता ही है वो गलत है, आप एक आध बार समझाना, उसके बाद जाने देना। अगर सभी समझदार बन गए फिर आपको कौन पूछेगा। एक्सक्रीशन की बात कर रहे थे। देखिए सबसे पहली बात, व्हाई आई हैव यूज्ड द वर्ड एक्सक्रीशन नॉट सीक्रेशन, बिकॉज एक्सक्रीशन होता है वेस्ट प्रोडक्ट का और सीक्रेशन होता है यूजफुल प्रोडक्ट का। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दोनों ही केसेस में कुछ आउट की तरफ जाता है, बट सीक्रेशन तब लिखते हैं जब वो यूजफुल होता है, जैसे एंजाइम्स वगैरह हो गए। एक्सक्रीशन तब लिखते हैं जब कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि अल्टीमेटली अब हमारी बॉडी के काम का नहीं है। अब हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है उसमें प्राइमरली, यानी जो प्राइमरली एक्सक्रीशन करते हैं वो है किडनीज, यानी जिनका काम ही यही है, जो इसलिए बने हैं, और हमारी बॉडी में मैक्सिमम जो फालतू चीजें हैं ये हमारी बॉडी के बाहर निकाल देती हैं। ठीक है, लेकिन और भी हैं, कुछ सेकेंडरी ऑर्गन्स भी हैं, या प्राइमरी लिख देता हूँ। सेकेंडरी ऑर्गन्स में जैसे लंग्स है, लंग्स किस चीज का सीक्रेशन करते हैं? जेआरएफ डाउट जो है आप भेजिए क्वेश्चन टैब में और थोड़ी देर का वेट कीजिए, तब लूंगा आपका डाउट। लंग्स CO2 का, अब CO2 अपने काम की नहीं है और बॉडी के बाहर फेंका जा रहा है तो एक्सक्रीशन कह सकते हैं। हमारी स्किन भी एक्सक्रीशन करती है, किस चीज का? स्वेट। भले ही वो काम का है, आई अंडरस्टैंड कि वो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल, ये वो सारी बातें, बट अल्टीमेटली वो हमारी स्किन से बाहर निकल रहा है। सॉल्ट, सॉल्ट भी आपको पता है पसीने में नमक होता है। इसी तरीके इंटेस्टाइन, डाइजेशन में हमने पढ़ा था। मेटल्स का, अभी मेटल का मतलब क्या है कि हम मेटल्स निकाल रहे हैं, एक्चुअली मेटेलिक आयंस निकाल रहे हैं। जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें हमने मान लेते हैं ऐसा कुछ खाया जिसमें कोई आयंस बहुत ही ज्यादा होगा, तो हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो हमारी बॉडी के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, पेपर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है, बट फिर भी एक आध बार ये सब पूछा गया लंग्स और स्किन, तो मैंने इंटेस्टाइन तक आपको लिखवा दिया। ठीक है, सब ठीक, तबीयत आपकी ठीक है? चलो थोड़ा सा भारी डेटा लिखवाता हूँ, ज्यादा भारी नहीं है, थोड़ा सा भारी है, मीडियम भारी आप इसे कह सकते हैं। एक्सक्रीशन के टाइप्स, टाइप्स ऑफ
नहीं शुभराज, हमारी नहीं कर दी, फ्रॉग की करते, ह्यूमंस के लिए आंसर नो होगा, फ्रॉग के लिए आंसर समटाइम्स होगा, हो सकते हैं अपोजी। टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन, सबसे पहला है, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है, डायरेक्ट सवाल आता है, डायरेक्ट, तो जो लिखवा रहा हूँ टाइप्स में इसे पढ़ के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनियोटेलिज्म, मैं अमोनियोटेलिज्म को अमोनियोटेलिक एक्सक्रीशन भी कह सकता हूँ, तो पेपर में डरना नहीं है, दोनों में से जो दिखे दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब नाम से तो आप समझ ही गए होंगे, इसमें अमोनिया निकलेगा, यानी इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो होगा अमोनिया, बोले तो NH3, है ना। अब ये किस में निकलता है, और ये अमोनिया होता है बहुत डेंजरस, यानी मोस्ट टॉक्सिक, वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म्स ऑफ एक्सक्रीशन। अब किस में होता है ये, ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं जिनमें ये होता है, फिशेस और प्रोटोजोआ, ये रट्टे मारने हैं जी। अब सोच के देखो, कुदरत ने नियम सही बनाया है ना, जो चीज ज्यादा खतरनाक है वो सीधा पानी के अंदर एक्सक्रीट हो रही है, जिससे कि पानी में वो फैल जाए और कोई इलाका ऐसा गंदा टॉक्सिक ना हो। इससे आपको याद रहेगा अब कि अगर अमोनिया है, अमोनिया तो बहुत ही बेकार है, तो कुछ पानी वाला आंसर होगा। ये जो बातें बोली जा रही हैं ये एग्जाम ओरिएंटेड वे में ही बोली जा रही है। चलें आगे, दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे यूरियोटेलिज्म। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें आगे, दूसरे नंबर पे है दोस्तों यूरियोटेलिज्म। अब मैं इसे भी सेम तरीके कह सकता हूँ, एक्वेरियम का पानी बहुत टॉक्सिक नहीं है, बिकॉज एक्वेरियम में गिनी चुनी मछलियां होती हैं, जैसे कि 5-7 मछलियां होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होती। और आपको पता है एक्वेरियम के पानी को जनरली एवरी मंथ क्लीन करा जाता है। अगर आपके घर में एक्वेरियम है, जैसे मेरे घर में एक्वेरियम है, तो हर महीने वो भैया आते हैं, सो कॉल्ड भैया, वो उस पूरे एक्वेरियम को खाली करते हैं और उसके बाद पूरे तरीके से सफाई होती है। एंड इतना टॉक्सिक है कि वो 1 महीने जब वो रन करता है, उसके अंदर भी फिल्टर लगा होता है। अगर आपको ये पता है एक्वेरियम वाली बात, तो आपने देखा होगा फिल्टर लगा होता है उसके साइड में। फिल्टर होने के बाद भी 1 महीने के बाद पानी पूरे तरीके गंदा हो जाता है, कि अगर वो भैया, सो कॉल्ड भैया, एक की जगह 1.5 महीने तक ना आए, तो उन्हें हम बार बार फोन करना स्टार्ट कर देते कि भाई आओ इसे क्लीन करो। यूरियोटेलिज्म बोले तो, जी हाँ, मेडिसिन मेनली इसलिए डाली जाती हैं विनय, क्योंकि फ्रेश पानी जो लेते हैं टैप वाटर होता है, तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं, तो उससे मछलियां बीमार ना पड़े, उसके लिए पहले वो कलरफुल मेडिसिन जो है डाली जाती है। यूरियोटेलिक एक्सक्रीशन, नहीं 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 नहीं, वो ठीक है काजल, वो भी ठीक है, क्योंकि प्लांट जो सॉइल होती है वो सब कुछ कंज्यूम कर सकती है, तो वो सही तरीका है। इनफैक्ट अब मैं भी अगली बार जब वो सो कॉल्ड भैया आएंगे तो उनसे पूछूंगा इफ इट इज़ पॉसिबल, तो मैं भी एक बार जो है उन्हें कहूंगा भाई ये करके देख सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। यूरियोटेलिज्म, यूरियोटेलिक एक्सक्रीशन, इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिया, ठीक है। इसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिया। नीरज आप बड़े हो गए हैं क्या, बताइए, आपसे ही शुरू करा जाए क्लास से आपको निपटा के। यूरियोटेलिज्म एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इसका होगा यूरिया। इट इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, तो हम कह सकते हैं लेस वाटर देन अमोनिया होगा इस केस में। सो परसेंटेज ऑफ वाटर इज लेस, और इसमें ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो होंगे मैमल्स। तो क्या एनिमल्स भी इसमें आ सकते हैं, मैं इसलिए एनिमल्स को स्लैश करके लिख रहा हूँ, वैसे तो मैमल्स में कवर्ड हैं, बिकॉज पेपर में पहचानने में आपको दिक्कत ना हो। एक्वेरियम की मछलियां जनरली बड़ी नहीं होती हैं। चलें आगे, अरे मुझे नहीं पता भैया कौन सी मछली है, क्या सवाल पूछ रहे हैं, पढ़ लो भैया, कुछ नहीं रखा इन बातों में। अपने को कौन सा तैरना है उसके साथ जाके, वो अपना काम कर रही है, टहल रही है, आप अपना पढ़ाई करो, पेपर निकालो। तीसरे नंबर पे है यूरिकोटेलिज्म, बोले तो यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन। लेट मी हेल्प यू गाइस। अब यूरिको में सी आ गया, यानी यूरिक एसिड, एक्सक्रीटरी
प्रोडक्ट। जी के सर कितना भी पढ़ते रहते हैं याद नहीं होता, क्योंकि ऐसे पढ़ते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इसमें है मेनली बर्ड्स, इंसेक्ट्स, मोस्ट रेप्टाइल्स इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट और पैलेट्स, मतलब छोटे छोटे ऐसे पीसेस। लो टॉक्सिसिटी, लो वाटर लॉस फ्रॉम बॉडी। क्या आपको बात समझ आ रही है? जैसे जैसे टॉक्सिसिटी कम हो रही है वैसे वैसे परसेंटेज ऑफ वाटर भी कम हो रहा है। आप इसमें क्रो, पिजन किसी को इमेजिन जो है कर सकते हैं। ठीक है, पैलेट्स का मतलब छोटे छोटे ऐसे कुछ दानेदार आप मान सकते हैं। पेस्ट का मतलब वो भी एक तरीके से सेम ही हो गया पैलेट्स जैसा। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले अमोनियो बताया है, यूरिओ बताया है, यूरिको बताया है, 3 बताए हैं। लेस टॉक्सिसिटी कह सकते हैं। एक्स बना दिया क्या मैंने? लो है वैसे, लो टॉक्सिसिटी। ठीक है, चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे अमीनो। जनरली आप 3 ही पढ़ते हैं, बट मैं आपको 5 पढ़ाऊंगा। अमीनो, स्पेस छोड़ दीजिए अभी के लिए, जल्दी नोट करिए। हम देखिए, सॉइल अलग है साधु। जो हमारे लिए वेस्ट है वो सॉइल के लिए फायदे की चीज है। मैन्योर क्लासिक एग्जांपल है इसका। अमीनो टेलिक एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, अमीनो एसिड्स और ऑर्गेनिजम्स, मॉलस्क्स एंड एकाइनोडर्मेटा। ये क्या है अभी के लिए सिर्फ नोट करा रहा हूँ, जब समय आएगा किंगडम क्लासिफिकेशन में पूरा पढ़ा दूंगा, एग्जाम्पल्स वगैरह के साथ सब पढ़ा दिया जाएगा। मॉलस्क लिखा है और एकाइनोडर्मेटा लिखा है। ठीक है, पहले वाला अमोनियो है, ये अमीनो है। दूसरे वाला यूरियो है, तीसरे वाला यूरिको है। बारीक फर्क है बट सब अलग अलग है। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर लिखा ऑर्गेनिजम्स और इसके आगे लिखा मॉलस्क्स, MOLLUSCS, और आगे लिखा एकाइनो ECHINO डर्मेटा। अभी कुछ समय के बाद आएगा मैम, पहले सारे के सारे सिस्टम्स हम पूरे करेंगे। एक्सक्रीटरी पे है, इसके बाद एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम बचा है, और हो सकता है एक आध कोई बचा हो, मैं चेक करूंगा। मैं जनरली एक लिस्ट बना के रखता हूँ, और उसके बाद हम बाकी टॉपिक्स पढ़ेंगे। अरे वाह जी वाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको ऋतिक। नीरज, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपके परिवार को। मेहनत करते रहिए और ऐसे ही अच्छे से आप तैयारी कीजिए। अभी रुकिएगा मत, इफ पॉसिबल और मेहनत करके और बड़े पेपर पे टारगेट बनाइएगा। ऑल दी बेस्ट। खोने को कुछ नहीं है, पाने को लेकिन अभी बहुत कुछ है। 5वें नंबर पे गुआनो टेलिज्म। इसमें क्या होता है, जो अमोनिया बना था, अमोनिया इज कन्वर्टेड टू ग्वानीन या ग्वानाइन, और इसके और ये कुछ ही में होता है बस। इसके ऑर्गेनिजम्स हैं स्पाइडर और अर्थवॉर्म्स। ये ग्वानाइन वगैरह क्या है ये हम नहीं पढ़ते हैं, बस ये आपको याद करना है। यस, ये आपको याद करना है, इसका स्ट्रक्चर वगैरह नहीं पढ़ाया जाएगा ग्वानाइन का। ठीक है,
ये मैंने आपको जो टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन थे वो पढ़ा दिए हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। वो फाइल आज अपलोड नहीं हो रही है, कल उसे अपलोड करेंगे और कल वो जो फोटोज वगैरह है वो एक बार देख लेंगे। कुछ भी ऐसा उसमें बहुत फैंसी नहीं है जो आपको ना पता हो। स्टिल हम कल कल की क्लास में एक बार ट्राई करेंगे, अभी पता नहीं क्यों अपलोड नहीं हो पा रही। ठीक है, तो वो जो रेस्पिरेशन वाली फाइल है वो भी कल मैं आपको क्लास में जब आऊँगा तो दिखा दूंगा। 9 बजे कल की आपकी क्लास होगी। चलें आगे दोस्तों। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मैं यही देख रहा था कौन आता है उठ के सबसे पहला जो है, कौन खिलाड़ी होता है। आप भी शायद यही सोच रहे होंगे तब से। देखिए, बेसिक पोर्शन कवर करा देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेनली क्या क्या कवर होता है। क्या किडनी इसमें आती है? जी हाँ। क्या यूरेटर इसमें आता है? जी हाँ। यूरिनरी ब्लैडर इसमें आता है क्या? जी हाँ। और एक आता है यूरेथ्रा। इंटेस्टाइन वगैरह इसके अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि वो जो है हमारा डाइजेशन के अंदर आता है। ठीक है। अब देखिए, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो दो ऐसी किडनी होती है। ठीक है, इनसे दो पाइप निकलते हैं इस तरीके, और ये पाइप एक ब्लैडर से जाके मिलते हैं यहाँ पर, और यहाँ से यूरिनेशन होता है। ये बेसिक प्रोसेस है। फोटोज वगैरह सब आपको कल दिखाया जाएगा। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, सब लिखवाया जाएगा। अभी आप चिंता मत करो, एक एक करके चारों के पॉइंट्स में लिखवाऊंगा। इसके अंदर क्या होता है, क्या चीज़ें हैं, क्या नेफ्रॉन है, वो सब सही समय आने पे आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, ये बेसिक प्रोसेस है। किडनी ये है, यूरेटर जो है वो ये पाइप है, यूरिनरी ब्लैडर ये प्याज जैसा जो आप देख रहे हैं ये है, और यूरेथ्रा इसके आगे वाली ओपनिंग है। ड्रॉ कर लीजिए, इसी के साथ अच्छा रहेगा। वेट कर लीजिए नीरज, क्योंकि 4 तारीख से केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, तो इफ यू वांट टू वेट यू कैन वेट। ठीक है, चलो चीज़ों को यहीं पे रोकते हैं। इसके आगे का डेटा मैं आपको कल की क्लास में लिखवाऊंगा। मैं चाह रहा था कि ये बेसिक जो टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन है वो मैं आपको कवर करा दूं, और बाकी डेटा जो है हम आने वाली क्लास में करेंगे, बिल्कुल आयुष्मान। ठीक है, कल की क्लास में आपको बाकी डेटा लिखवाऊंगा। और एक गलती मत करना दोबारा कि मुश्किल कंटेंट देखो और घबरा गए। ऐसे लाइफ में नहीं बन पाएंगे हम कुछ। इजी इजी पढ़ के कोई कुछ नहीं बन पाता। देखिए, जाने से पहले 1 मिनट लेके आपको एक बात समझाना चाहूँगा। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो 10वीं के बाद जिन्हें डायरेक्शन मिल जाती है। डोंट टेक इट अदरवाइज, निगेटिव सेंस में मत लेना, समझिएगा बात को। जिन्हें पता होता है उन्हें बीटेक करनी है, जॉब करनी है, यूएस जाना है, जर्मनी जाना है, एमएस करने, उन लोग के कई बार क्या होता है, फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस अच्छी होती हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है, चले जाते हैं। कुछ डॉक्टरी की तरफ चले जाते हैं, कुछ सीए की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद एक मौका आता है आईआईटी जेई दे के बढ़िया कॉलेज में जाने का, कुछ उस समय अपना रास्ता बदल लेते हैं, या फिर किसी और जगह जाने का। फिर डिग्री के बाद एक और मौका आता है कैट वगैरह का पेपर दे के एमबीए करेगा, जिसने मतलब जिस जो उस तरफ जाना चाहता है। अब हमने क्या करा है, हमने चुना है एक ऐसा फील्ड जो जनरल है। जनरल है, यानी इस फील्ड में हर तरीके का, हर फील्ड से बच्चा आ सकता है, जो कि एक अच्छी बात है। और कमाल की बात, ये बहुत बढ़िया नौकरी देता है। भाई 70,000 रुपये महीना आप लेते हैं, हफ्ते में 5 दिन जाते हैं, 9:30-10 बजे जाते हैं, 6 बजे तक आ जाते हैं। इज्जत पूरी है, और कोई टेंशन नहीं नौकरी खोने की। पेंशन आपकी जुड़ रही है, एनपीएस आपका इकट्ठा हो रहा है, सब चीजें चल रही हैं। तो बदले में कुछ तो मुश्किल पढ़ के जाओगे। अगर बिल्कुल ही हल्का हल्का आसान आसान पढ़ लोगे तो कैसे आपकी रैंक बननी है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जरूरी नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा तो वो डेटा गलत है। हो सकता है कि आप पहली बार मुश्किल डेटा पढ़ दो, इस वजह से आपको समझ ना आ रहा, तो दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, होगा कैसे नहीं होगा यार। ठीक है, चलिए अच्छे से तैयारी करें। गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय। और कभी डांटता भी हूँ तो बुरा नहीं मानना, और बुरा मानोगे भी तो कहाँ जाओगे, है ना। तो कोशिश करना है, टीम के तरीके काम करना है, और जो कहा जा रहा है उसे ध्यान से सुनना है। बोलो भाई, है हिम्मत? चलो, ख्याल रखो अपना। गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय। मिलते हैं आप सभी से कल शाम 7 बजे स्पेशल, एंड रात 9 बजे प्लस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।